वैगनर महोदय ने अपने विस्थापन सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए बताया कि ज्वारीय बल और जो गुरुत्वाकर्षण बल और प्लावनशीलता बल था, उसके कारण महाद्वीपों के जो विभिन्न भूखंड थे उनका जो विस्थापन हुआ वो मुख्य रूप से दो दिशाओं में हुआ। अर्थात इन शक्तियों के कारण, ज्वारीय बल और प्लावनशीलता बल के कारण, जो पेंजिया के भूखंड थे वो पश्चिम की ओर और भूमध्य रेखा अर्थात उत्तर की ओर क्या हुए, विस्थापित हुए। ज्वारीय शक्ति के कारण उत्तरी और दक्षिण अमेरिका पश्चिमी दिशा में खिसकने लगे, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल और प्लावनशीलता बल के कारण दोनों के जो संयुक्त प्रभाव था उसके कारण जो अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और जो प्रायद्वीप भारत था वो उत्तर की ओर क्या हुए, स्थानांतरित हुए। तो इस प्रकार वैगनर ने भूखंडों के विस्थापन में जो दो महत्वपूर्ण शक्तियां थी, ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लावनशीलता बल, उसको उत्तरदायी माना, जिसके कारण जो पेंजिया के विभिन्न भूखंड थे उनका दो दिशाओं में मुख्य रूप से क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। ये प्रक्रिया जो वैगनर महोदय ने बताई, उन्होंने बताया कि लगभग आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि जो कार्बोनिफेरस युग है उसके अंतिम युग में, अर्थात कार्बोनिफेरस के उत्तरार्ध में पेंजिया का जो विखंडन प्रारंभ हुआ था, उसके बाद जो विभिन्न विघटनकारी शक्तियाँ थी, बल थे, उनसे ये भूखंड अलग अलग दिशाओं में क्या हुए, स्थानांतरित हुए। 15 करोड़ वर्ष पूर्व इओसियन युग में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका पश्चिम दिशा में खिसके, जिसके कारण लगभग 1000 किलोमीटर चौड़ा भूभाग जो खुला, उससे अंध महासागर का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कार्बोनिफेरस युग के उत्तरार्ध तक दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से और उत्तरी अमेरिका यूरोप से क्या हुए थे, संयुक्त थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इनके टूटने से या पश्चिम की ओर खिसकने से यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य क्या हुआ, एक विशाल यूँ कहें गर्त का निर्माण हुआ। और उस गर्त में जो प्रशांत महासागर, जिसको पैंथालासा के नाम से जानते हैं, उसका जल इस गर्त में आकर क्या होता है, भर जाता है, जिससे इन दोनों ही भूखंडों के बीच, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच एक विशाल महासागर का जन्म होता है, जो प्रारंभ में 1000 किलोमीटर चौड़ा था और धीरे धीरे निरंतर इसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी प्रकार 15 करोड़ वर्ष पूर्व अंध महासागर के निर्माण के बाद प्रायद्वीप भारत के उत्तर की ओर खिसकने के कारण, यानी कि जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि ज्वारीय बल और प्लावनशीलता बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भूखंडों का पश्चिम और उत्तर की ओर क्या हो रहा है, खिसका हो रहा है। तो भारत, प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका उत्तर की ओर क्या होता है, खिसकाव होता है, जिसके कारण जो प्रायद्वीप भारत अफ्रीका से संलग्न था उससे अलग होता है और एक खुले भाग का क्या होता है, निर्माण होता है, जिससे हिंद महासागर की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इसके बाद वैगनर ने बताया कि किस प्रकार पर्वतों का जो निर्माण हुआ है उसके संबंध में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वैगनर ने अपना जो सिद्धांत था, विस्थापन सिद्धांत, उसमें मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति को भी समझाया कि उत्तरी और दक्षिण अमेरिका जब पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहे थे, तब सीमा द्वारा सियाल, यानी कि महाद्वीप किसके बने हैं, सियाल के बने हैं। तो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका जब पश्चिम की ओर खिसक रहे थे, तो सीमा द्वारा, यानी कि गहराई में जो सीमा परत का उन्होंने जो प्रारंभ में ही जिक्र किया था, उसके द्वारा क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। अर्थात उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो लगातार पश्चिम की ओर से खिसक रहे थे, सीमा द्वारा उनको और अधिक पश्चिम में खिसकने से क्या किया गया, रोका गया। तो दोनों में जो बल लगा उसको संपीड़न बल के नाम से उन्होंने जाना जाता है। और उस संपीड़न के बल के कारण जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तटीय भाग था, यानी कि जो उथला सागरीय भाग था, उसमें क्या पड़ते हैं, मोड़ पड़ते हैं, जिसके कारण उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है उसके समानांतर प्रशांत महासागर और जो महाद्वीप है उनके बीच में
पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, जिसे हम रॉकी और एंडीज पर्वतों के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जब प्रायद्वीप भारत, अफ्रीका और जो आपका यूरेशिया, यानी कि अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत और यूरेशिया, जब दोनों एक दूसरे की ओर खिसक रहे थे, यानी कि विस्थापित हो रहे थे, तो उनके बीच में जो टेथिस सागर था, जो निरंतर इन दोनों ही भूखंडों से लाने वाली जो नदियां हैं उनसे उथला हो रहा था, तो इस उथले टेथिस सागर में इन दोनों ही भूखंडों के एक दूसरे के खिसकने से क्या पड़े, वलन पड़े, जिससे जो हिमालय और आल्पस पर्वतों का क्या होता है, उत्थान होता है, निर्माण होता है। इसके बाद वेगनर ने और भी बहुत सारी बातों का अपने सिद्धांत में जिक्र किया है। जैसा कि उन्होंने बताया कि अफ्रीका सबसे स्थलीय भाग, वेगनर ने इसको माना है कि इस पर बहुत ज़्यादा हलचल नहीं हुई है, ये अपने स्थान पर लगभग स्थिर रहा है, बहुत ज़्यादा इसका स्थानांतरण नहीं हुआ है, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो सारा विस्थापन अफ्रीका के संदर्भ में, अफ्रीका के संदर्भ से मतलब है कि ये जितने भी भूखंड थे वो अफ्रीका के से क्या हुए थे, संलग्न थे। तो जो विस्थापन हुआ इससे संलग्न उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और प्रायद्वीप भारत, ये इससे अलग होकर क्या हुए, अलग अलग दिशाओं में क्या हुए, विस्थापित हुए, स्थानांतरित हुए हैं। जैसा कि संयुक्त भूखंड यानी कि जो पेंजिया केज का जब जिक्र आता है तो उस समय ये बात स्पष्ट पता चलती है, जैसा कि वेगनर ने बताया है कि दक्षिणी ध्रुव, उस समय का जो दक्षिणी ध्रुव था वो अफ्रीका में नटाल के निकट स्थित था। तो पेंजिया यानी कि संयुक्त भूखंड का जो ध्रुव था वो कहाँ था, नटाल में स्थित था। वेगनर के अनुसार भूमध्य रेखा और ध्रुवों की स्थिति में भी पर्याप्त अंतर हुआ है। दोनों की स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया को वेगनर ने वंडरिंग ऑफ पोल की संज्ञा दी। वंडरिंग ऑफ पोल यानी कि आश्चर्यजनक रूप से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं और भूमध्य रेखा है, इन सब में क्या होता है, एक मतलब बदलाव देखने को मिलता है, इसलिए उन्होंने इसको वंडरिंग ऑफ पोल्स कहा है। सिल्यूरियन युग में भूमध्य रेखा नॉर्वे के उत्तर से होकर गुजरती थी। तो उस समय की जो भूमध्य रेखा थी वो नॉर्वे के उत्तर से होकर गुजरती थी। तो सारे के सारे जो भूखंड है उनमें जो जलवायु परिवर्तन हुए हैं वो इसी के आधार पर देखने को मिलते हैं। भूमध्य रेखा की स्थिति में ये परिवर्तन ध्रुवों की स्थिति में हुए परिवर्तन के कारण ही हुआ है। विभिन्न युगों में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की स्थिति में अंतर हुआ, जो निम्न प्रकार देखने को मिलता है। जैसे सिल्यूरियन युग में आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तरी ध्रुव 14 डिग्री नॉर्थ और 124 डिग्री वेस्ट था। यानी कि सिल्यूरियन युग में आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व जो उत्तरी ध्रुव था वो 14 डिग्री नॉर्थ और 124 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड की लोकेशन में था, और दक्षिणी ध्रुव मेडागास्कर के उत्तर में, यानी कि दक्षिणी ध्रुव को इन्होंने यहाँ माना है। इसी प्रकार कार्बोनिफेरस युग में लगभग आज से 28.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो आपका उत्तरी ध्रुव था वो 16 डिग्री नॉर्थ और 147 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड, यानी कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 147 डिग्री पश्चिमी देशांतर इस पॉइंट पर था, जबकि दक्षिणी ध्रुव नटाल में डरबन के पास स्थित था। ये कार्बोनिफेरस युग की समय की स्थिति है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की। और टर्शरी युग जो आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व की स्थिति में थी, उसमें उत्तरी ध्रुव 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 153 डिग्री पश्चिमी देशांतर के निकट स्थित था, और दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका के दक्षिणी अक्षांश के पास था। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो विभिन्न भूखंड बने हुए थे उनकी जो स्थितियां हैं उनमें लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है। इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो 3000 मिलियन ईयर्स एगो से जो यात्रा प्रारंभ होती है, भूखंडों के परस्पर जो दूर दूर थे वो संयुक्त होते हैं और फिर से अलग होते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और इसमें जैसे कि आज से लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व सुपर कॉन्टिनेंट अटलांटिका के नाम से इसको जाना जाता था। तो इस तरह से ये जो निरंतर पेंजिया की जो हम बात करते हैं कि ये संयुक्त भूखंड था,
ऐसी घटनाएं कार्बोनिफेरस युग से पहले इन भूखंडों का परस्पर आपस में जुड़ना और एक दूसरे से अलग होना, ये घटनाएं निरंतर इस पृथ्वी के ऊपर घटित हो रही थी। और इनको घटित होने में, जैसा कि जो हमारा भूगर्भिक इतिहास है वो भी बताता है कि एक युग को कई करोड़ वर्ष लगे हैं, और कोई भी जो घटना है वो इतनी धीमी गति से संपन्न होती है कि आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। जैसा कि हम जिस स्थान पर, जैसे मान लीजिए हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें या भारत देश की बात करें या एशिया की बात करें, अगर संपूर्ण एशिया कुछ मिलीमीटर की दर से ऊपर उठ रहा है, वो भी वर्षों की संख्या में, हजारों वर्षों की संख्या में, तो हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि ये जो एशिया महाद्वीप है या अफ्रीका महाद्वीप है या कोई भी भूखंड अपनी जो नियत स्थान है उससे कुछ मिलीमीटर या कुछ सेंटीमीटर क्या हो गया है, ऊपर उठ गया है, तो उसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगता है। तो इस तरह की जो घटनाएं घटित होती हैं उनको घटने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, जिससे उनको देख पाना या उनको घटित होते हुए देख पाना क्या है, एक असंभव कार्य लगता है। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है कि पृथ्वी के इस महाद्वीपों के निर्माण के संदर्भ में किस तरह से जो भूखंड है वो एक दूसरे से निरंतर क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं और फिर परस्पर क्या हो जाते हैं, निकट आ जाते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले एक स्टडी में पाया था कि लाल सागर का खुलना या बंद होना, यानी कि अगर ये दो खाड़ी हैं और उनके दोनों किनारे परस्पर अगर दूर जाते हैं तो इसको खुलना कहते हैं, और वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, सागरों का बंद होना। तो सागर जब बंद होंगे तो दो परस्पर भूखंड क्या हो जाएंगे, निकट हो जाएंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और अगर इस तरह की जो खाड़ियाँ हैं या दो भूखंडों के मध्य सागर हैं उनका और अधिक विस्तार होता है तो परस्पर वो भूखंड क्या होते जाते हैं, वो जो उसकी दोनों सीमाएं एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, दूर होती हुई चली जाती हैं। तो जैसा कि आज से लगभग 35 से 40 वर्ष पूर्व जो हम सुपर कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, जिसे कि पेंजिया कहा गया है, जैसा कि कार्बोनिफेरस के उत्तरार्ध में, और उससे पहले पेंजिया संयुक्त भूखंड के रूप में था, जैसा कि वीडियो में आप देख भी रहे हैं। और कार्बोनिफेरस के उत्तरार्ध में पेंजिया का विखंडन प्रारंभ होता है, और वो जिसे सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा गया है वो दो भागों में टूटता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, लारेंसिया, उत्तरी भाग लारेंसिया और दक्षिणी भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। तो इस तरह से इयोसीन युग में और धीरे धीरे ये क्या होता है, वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करता, टर्शियरी युग में समाप्त।